हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का सिविक्स लेसन नंबर 5 फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2। In the last chapter, we studied some fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. We studied the rights of liberty, equality and the rights against exploitation. तो देखिए स्टूडेंट, जो प्रीवियस लेसन था फंडामेंटल राइट पार्ट 1, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, 4th चैप्टर नहीं देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको हिस्ट्री, सिविक्स एंड साइंस और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो जो प्रीवियस लेसन है उसको भी ज़रूर देखिए, तभी ये पूरी चीज़ जो है आपको समझ में आएगी कि जो राइट्स ऑफ लिबर्टी क्या है, राइट्स ऑफ इक्वालिटी एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है, तो ये आपको इजीली समझ में आएगा। इन दिस चैप्टर वी शैल आल्सो लर्न अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड वी शैल गेट एक्वाइंटेड विद द जुडिशियल प्रोटेक्शन अवेलेबल फॉर द फंडामेंटल राइट। तो इस चैप्टर में हमें क्या लर्न करना है आज कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि जैसे हमें पता है कि इंडिया में एक ही तरीके का रिलीजन है क्या, नहीं, कई सारे रिलीजन के लोग जो है एक साथ आके रहते हैं। उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनके कपड़े, उनका खान पान, ये सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग दिखते हैं। उनके फेस्टिवल अलग है, उनका बोलने का तरीका, उनकी भाषा अलग है, लेकिन सारे लोग जो है एक जगह पे मिलजुल के रहते हैं। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है, फ्रीडम ऑफ कल्चरल क्या है, उसके बाद एजुकेशनल राइट्स जो है ये हमें देखना है। एंड जो हमारे जुडिशियल व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, ये किस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमें इस लेसन में डिस्कस करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये क्या है, ये हम देखेंगे। इंडिया वी नो इज़ एन इम्पोर्टेंट सेक्युलर कंट्री इन दी वर्ल्ड। वी हैव स्टडीड इट इन द प्रीवियस क्लासेस। तो देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास हो या पहले भी आपने ये सुना होगा कि इंडिया में कई सारे जो रिलीजन के लोग हैं एक साथ रहते हैं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया क्या है, सेक्युलर कंट्री है इन दी वर्ल्ड। बट यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो व्हाट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट, इजंट इट। तो फिर भी आप क्यूरियस तो होगे ही कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहती है, तो वही हमें यहाँ पे जानना है। इट इज़ इंक्लूडेड इन आवर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये हमारा राइट है टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं तो वो अपना धर्म जो है उसी हिसाब से चल सकते हैं, अपने धर्म के जो भी हिसाब से उनके काम है उनको कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी को प्रेशराइज नहीं किया जाता है अपने रिलीजन के लिए। अकॉर्डिंग टू इट, ईच इंडियन सिटीजन इज़ फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन एंड टू इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस रीज़न। तो जो हिंदू लोग हैं उन्हें अगर मंदिर में जाना है तो जा सकते हैं, जो क्रिश्चियन है वो चर्च में जा सकते हैं। तो यहाँ पे किसी को कोई किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं है, हर किसी को अपना फ्रीडम है अपने रिलीजन के लिए। In order to broaden the scope of the right to freedom of religion, two things are not permitted। तो कौन सी चीज़ें ये हम देखेंगे, तो उसमें फर्स्ट है, स्टेट कैन नॉट इम्पोज रिलीजियस टैक्सेस दैट माइट बी यूज टू एनकरेज अ पर्टिकुलर रीजन, दैट इज़ अवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स रिलीजियस टैक्सेस। तो देखिए इंडिया में इस तरीके के टैक्सेस लिए जाते हैं क्या, जो कि रिलीजन से रिलेटेड हो, या फिर रिलीजियस टैक्सेस हम कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन से कोई टैक्स वसूला जाता है क्या, नहीं। तो ये एक तरीके का आपको यहाँ पे दिया है फर्स्ट में कि रिलीजियस टैक्सेस नहीं लिए जाते हैं। एंड सेकेंड वन दिया है, रिलीजियस एजुकेशन कैन नॉट बी मेड कंपलसरी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट रिसीव एड फ्रॉम द स्टेट। तो हमारे कंट्री में कहीं आपने देखा है क्या इस तरीके से कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पैसे लेकर जो रिलीजन रिलेटेड एजुकेशन होता है, रिलीजियस एजुकेशन, वो दिया जाता है क्या? तो नहीं, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती है। किसी भी तरीके का रिलीजियस टैक्सेस किसी पर्टिकुलर रिलीजन के जो लोग हैं उनसे पैसे नहीं लिए जाते, ना कोई टैक्स लिया जाता है, और ना ही ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको मिलेंगे कि जहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन आपको दिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कौन से, ये हम देखेंगे। We can see that there is a great diversity of festivals, food and ways of life in our country। जैसे हमने पहले ही देखा कि इंडिया में कई सारे रिलीजन के लोग हैं, तो उनके फेस्टिवल अलग है, उनके फूड अलग होते हैं, उनका वे ऑफ लाइफ, उनका बोलने का तरीका है, या फिर उनके कपड़े हैं, ये सारी चीज़ें हमें अलग दिखाई देती है। यू मे हैव नोटिस द डिफरेंस इन द डिफरेंट वेडिंग सेरेमनीज दैट यू अटेंड। तो आपने अगर डिफरेंट तरीके की जो वेडिंग सेरेमनी होती है उनको अगर अटेंड किया होगा तो आपको ये डिफरेंसेस नज़र आ जाएंगे। उनके कपड़ों, मतलब लोग जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी आपको अलगपन दिखाई देगा। ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द कल्चर्स ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो हर एक कम्युनिटी का अलग कल्चर होता है। अगर वेडिंग सेरेमनी भी अगर हम देखेंगे तो उसमें भी कई सारे डिफरेंसेस हमें नज़र आ जाते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द डिफरेंट कम्युनिटीज़ द राइट टू प्रिजर्व
प्रिजर्व देयर कल्चरल यूनिकनेस। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, इन्होंने हमें ये हक दिया है कि जो हमारा यूनिकनेस है, जो हमारी कम्युनिटी होती है, उसके जो कल्चरल या फिर जो रिलीजन, जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। According to this right, people are not only free to preserve their own language, script and literature, but also make efforts toward their promotion। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना ही हक नहीं है कि हमारी भाषा हम बोल सकते हैं, हमारा लिटरेचर हम रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं और उसे प्रमोट भी कर सकते हैं। दे कैन इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर लैंग्वेज। अगर किसी तरीके की लैंग्वेज लोग सीखना चाहते हैं तो ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशन आपको मिल जाएंगे। अगर कोई आपको लैंग्वेज सीखनी है तो उस इंस्टीट्यूशन में जाके आप लैंग्वेज सीख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी लैंग्वेज हम बोल तो सकते हैं, उसे हम प्रोटेक्ट तो करते ही, लेकिन उसे प्रमोट भी कर सकते हैं। इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस जो लैंग्वेज हमारी लोगों को सिखा सकते हैं, उसे डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये क्या होता है, इन केस ऑफ एनरोचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द इंडियन सिटीजन्स राइट टू गेट जुडिशियल रेमेडीज इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। दिस इज़ कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या होता है कि जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उसके बारे में भी अगर हमें कुछ यहाँ पे पता करना है, या फिर जैसे कि राइट टू गेट जुडिशियल रेमेडीज इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। जुडिशियल रेमेडीज मीन्स जो न्याय व्यवस्था, अगर कोई केस चलता है तो वो कहाँ पे जाता है, कोर्ट में जाता है, तो वहाँ पे एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके बाद हमें क्या जो न्याय है वो न्याय मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज़ प्रोवाइडेड फॉर लीगल रेमेडीज इन केस पीपल्स राइट्स गेट वायलेटेड, सो इट बिकेम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल। अगर लीगली हमें ये तो पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके जो लॉज है या फिर जो राइट्स हमें दिए गए हैं वो तो लीगल ही सब लोगों को मिलते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान का राइट जो है छीना गया है या फिर उसे कुछ प्रॉब्लम है, अपने राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में कोर्ट जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं कि हमारे जो केस है हम अगर कोर्ट में फाइल करते हैं तो उसके बाद जो पूरा प्रोसेस होता है वहाँ से हमें न्याय मिल सकता है। समटाइम्स द राइट्स दैट आर गारंटीड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मे गेट एनरोच्ड अपॉन एंड वी आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज अवर राइट। तो जो हक हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं कई बार ऐसे होता है कि वो हमें हक नहीं मिल पाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अवर राइट। जैसे कि कोई गवर्नमेंट स्कीम है जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अप्लाई करने के बाद भी वो अगर स्कीम हमें नहीं मिलती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्रिंजमेंट मीन्स जिस चीज़ हमें जो राइट हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। द कोर्ट कंसिडर आवर कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेट इट एंड इट in case it is convinced that rights have indeed been infringed upon and injustice has been done to the aggrieved individual, the court gives an appropriate verdict। तो क्या होता है ऐसे में, अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम है उसके लिए आपने अप्लाई किया, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीज़ें, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर वो स्कीम आपको नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आपको कोर्ट में जाना पड़ता है और वहाँ पे कोर्ट में पूरा प्रोसेस होता है और वहाँ पे अगर समझ में आता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो आपको जस्टिस मिल पाता है। सम इंस्टांसेस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स, अरेस्टिंग एन इंडिविजुअल विदाउट रीज़न। अगर किसी को विदाउट रीज़न अरेस्ट किया जाता है तो फिर भी आप कोर्ट में जा सकते हो, अपना हक मांग सकते हो। प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम लिविंग अ विलेज और ए टाउन विदाउट गिविंग अ वैलिड रीज़न। कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है फिर भी किसी इंसान को अगर उसके गाँव से या शहर से, उसके घर से निकाला जाता है तो ये भी क्या है, एक तरीके का इन्फ्रिंजमेंट है, जो कि हमारा हक होता है कि हम लोग जहाँ चाहे रह सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई रीज़न नहीं है और आपको अगर गाँव से निकाला जाता है तो वो भी इसी में आएगा। रिफ्यूजिंग फूड, वाटर और मेडिसिन टू जेल इनमेट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या है, इंस्टांसेस ऑफ रिफ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स। तो जो हमारे हक है वो हमें नहीं मिल पाते हैं। Writs as constitutional remedies. Courts have power to issue various kinds of writs to protect the rights of the citizen। जैसे कि अगर किसी को कोई हक नहीं मिल रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम कोर्ट में जो है हम लोग हमारी कंप्लेंट्स दे सकते हैं, तो पूरा प्रोसेस होने के बाद हमें जस्टिस मिल जाता है। तो इसमें फर्स्ट दिया है हैवेस कॉर्पस, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो अगर अनलॉफुल, अगर किसी की गलती नहीं है या फिर किसी ने कोई क्राइम नहीं किया है फिर भी उसे अगर अरेस्ट किया गया है तो ऐसे चीज़ में ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सेकेंड है मैंडेमस, द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट्स, द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कमांडिंग द गवर्नमेंट टू
परफॉर्म एन एक्शन दैट इज़ इट्स ड्यूटी टू परफॉर्म इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो जो गवर्नमेंट के स्कीम है या फिर गवर्नमेंट के जो काम होते हैं जो लोगों के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में मीन्स लोगों के लिए जहाँ पे काम करना चाहिए वहाँ पे अगर उनका एक्शन सही से नहीं हो रहा है तो ऐसे में जो है कोर्ट जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर कमांड कर सकते हैं कि आप जो आपका काम है आपको क्या करना है, सही तरीके से करना चाहिए। थर्ड वन दिया है प्रोहिबिशन, टू प्रिवेंट अ सबऑर्डिनेट कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन। तो प्रोहिबिशन किसे किया जाता है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का अगर कोर्ट है उसका भी एक क्या लिमिटेशन होता है कि उसी कायदे में या फिर उसी लिमिट में वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी जो पावर है या फिर जो जुरिडिक्शन होता है वो एक्सीडिंग ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए, तो उससे भी क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है। फोर्थ वन है क्यू वारंटो, टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन एन ऑफिस टू विच ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड। तो कई बार क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस है और वहाँ का अगर कोई एम्प्लॉय नहीं भी है फिर भी वो वहाँ पे कुछ एक्ट कर रहा है या फिर कोई डिसीजन ले रहा है, तो ऐसे में ये काम नहीं हो सकता है, तो उसे कहा गया है यहाँ पे क्यू वारंटो। फिफ्थ वन दिया है आपको यहाँ पे सर्जरी, टू ऑर्डर द रिमूवल ऑफ ए लॉ सूट फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट टू अ सुपेरियर कोर्ट। तो कई बार क्या होता है, कई केसेस जो है समझो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पे अगर आपको लगता है कि जस्टिस नहीं मिल रहा है तो उसको जो नेक्स्ट कोर्ट होगा वहाँ पे क्या किया जाता है, उस केस को फिर से एक बार जज किया जाता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट आपको दिया है, इज़ द रिएक्शन ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफिशियल राइट और रॉन्ग। तो एक इंसिडेंस आपको यहाँ पे दिया है, एन ऑफिसर टेल्स अ वुमन हु प्रेजेंट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ ए स्कीम फॉर डिस्ट्रिक्ट्स यू डोंट लुक लाइक अ डिस्ट्रिक्ट एंड रिफ्यूज़ हर द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। तो यहाँ पे कोई स्कीम चल रही है यहाँ पे औरतों के लिए कि जो अबला नारियाँ वगैरह मतलब उनके काम के लिए कुछ ऐसी स्कीम चल रही है, तो यहाँ पे जो वुमेन है उसने सारे डॉक्यूमेंट्स तो फिल कर दिए लेकिन फिर भी उसे ये स्कीम नहीं मिल पा रही या फिर स्कीम के बेनिफिट नहीं मिल पा रही है। और उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे उसे क्या बोला जाता है कि तुम डिस्ट्रिक्ट के जैसे नहीं लग रहे हो इसके लिए। तो इन दिस इंस्टेंसेस डू यू थिंक दी वुमेंस राइट हैज़ बीन इन्फ्राइंड। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे उसका हक छीना जा रहा है, एंड वेयर शुड शी गो टू गेट रिडेसल। तो ऐसे में उसे कहाँ पे जाना चाहिए, तो ये यहाँ पे आपको सोचना होगा। नेक्स्ट दिया है आपको इनसाइड अ कोर्ट। तो इस तरीके से कोर्ट होता है जहाँ पे जज होते हैं, उसके बाद वकील होते हैं, एंड देन लोग जो होते हैं जिनके केसेस होते हैं वो इस तरीके से कामकाज यहाँ पे पूरा चलता है। Because the fundamental rights are thus protected by the court, citizens are able to exercise their rights. They can fulfill their roles as a alert, responsible and active citizen. तो देखिए फंडामेंटल राइट्स तो हमें मिलते हैं तो उन्हें कोर्ट की तरफ से प्रोटेक्ट भी किया जाता है, लेकिन एक जो हम लोग सिटीज़न होते हैं तो हमें भी रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। वाइल कंसीडरिंग फंडामेंटल राइट्स वी आल्सो नीड टू रिमेंबर आवर ड्यूटीज़। तो जैसे हमें हमारे हक चाहिए होते, फंडामेंटल राइट्स चाहिए होते, तो उन्हें यूज़ करना भी हमें आना चाहिए। उसके लिए हमें हमारी जो ड्यूटीज़ होती है उन्हें भी हमेशा याद रखना चाहिए। इन दी नेक्स्ट चैप्टर वी शैल स्टडी आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हमें देखना है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो देखिए स्टूडेंट, आई होप आपको ये पूरा लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।